हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के टॉप 10 बेहतरीन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए ड्रीम क्लासेस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए इस टॉप 10 प्रश्नों में आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि देखिए लघु उत्तरीय में पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें, ठीक है। प्रश्न हमारा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। चलिए आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, जो उसका अवयवी कण होता है, जो कि अणु, परमाणु और आयन का व्यवस्था क्या होता है? नियमित होता है। क्या कह रहा है? वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन का व्यवस्था जो है उसमें क्या होता है? नियमित होता है। नियमित मतलब स्थिर होता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, ठीक है। काफी इजी एकदम टॉपिक था ये, कुछ समझाने का नहीं इसमें, एकदम इजी है। उसका क्या होता है? अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन का व्यवस्था क्या होता है? नियमित होता है, मतलब स्थिर होता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा था, एक बार फिर से आ गए इस टॉप 10 वाले वीडियो में भी, कि कह रहा है क्वेश्चन, देखिए हमारा ये देखिए कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है कैसे? कांच को एक अक्रिस्टलीय ठोस हम कह सकते हैं कैसे? कई बार ये एग्जाम में पूछा है। तो देखिए इसका आंसर को जानते हैं। इसका आंसर होगा देखिए कि इसका गुण जो है, मतलब कांच का गुण द्रव के समान होता है। द्रव तो आप लोग जानते ही हैं, ठोस, द्रव, गैस, द्रव के समान होता है। इसमें द्रव के जैसा बहने की प्रवृत्ति होती है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो अच्छे से देखिए टॉपिक को, ध्यान दीजिएगा। कांच जो होता है ना, वो द्रव के जैसा बहने की प्रवृत्ति होती है, मतलब उसमें गुण होता है। पर इसके बहने की गति जो होती है वो अति मंद, काफी धीमा होता है। और यही कारण है कि इसे हम लोग आभासी ठोस या अतिशीलित द्रव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? अति मंद होने के कारण, इसके बहने की प्रवृत्ति अति मंद होने के कारण इसे हम लोग आभासी ठोस या अतिशीलित द्रव कहा जाता है, ठीक है, या कहते हैं। और इस गुण के कारण ही पुराने भवन या इमारतों की खिड़की, जो कि पुराने भवन वगैरह होते हैं या इमारतों की खिड़की या दरवाजों के कांच की ऊपरी भाग, ठीक, कांच का जो ऊपरी भाग होता है वो पतला और नीचे वाला पेंदी क्या होता है? भाग मोटा हो जाता है। जैसे देखिए हम फिगर में आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए आप बहुत पुराने वगैरह घर और इमारत के ऊपर गौर करिएगा कभी। मान लीजिए उसका ये अगर खिड़की है इस तरह से, तो मान लीजिए इसमें ये कांच लगा हुआ है ना, तो इसका जो ऊपरी भाग है ना, ये पतला दिखाई देगा आपको, कभी गौर करिएगा, ये काफ़ी पतला दिखाई देगा। और ये नीचे वाला भाग जो है ना, वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ऊपरी वाला भाग है ना, वो पिघल करके नीचे आ जाता है इस तरह से, तो ये वाला मोटा हो जाता है और ऊपर वाला क्या हो जाता है? हल्का पतला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांच में जो है, देखिए हमने बताया अभी, क्योंकि कांच में जो है वो द्रव के जैसा बहने की प्रवृत्ति होती है। और जब उस पर जो सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो धीरे धीरे टाइम होते होते वो बहकर नीचे आ जाता है, और नीचे वाला भाग मोटा हो जाता है और ऊपर वाला भाग पतला हो जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रश्न हमारा है तीसरा, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत बार, अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है जी, तो सारे बच्चे इसको नोट करके बीबीए कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं, क्या होगा इसका आंसर, और बहुत ही सरल ढंग से इसके उत्तर को जानेंगे। कह रहा देखिए फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। क्या होगा आंसर? फ्रेंकल दोष वैसा दोष जिसमें अवयवी कण जिससे ये बना होता है, अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। क्या कहलाता है? फ्रेंकल दोष कहलाता है। इजी है काफी। और उसी तरह से शॉर्टकी दोष में कहना है कि वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन यानी प्लस और माइनस का एक या एक से अधिक जोड़ा जो होता है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, मतलब उससे निकलकर बाहर चला जाता है। क्या कहलाता है? शॉर्टकी दोष कहलाता है। और यह दोष सामान्यतः आयनिक ठोस में उत्पन्न होता है। तो ये भी याद रखेंगे सारे बच्चे कि शॉर्टकी दोष किस में उत्पन्न होता है ज्यादातर? तो सामान्यतः आयनिक ठोस में उत्पन्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है जी, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्या कह रहा है हमारा। देखिए आज का हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न भी काफी अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है देखिए, ये देखिए कह रहा है राउल्ट का नियम क्या है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जानते हैं हम लोग। राउल्ट का नियम बहुत ही अच्छा प्रश्न है, VVI है, टॉपिक का नाम ही हमारा ये थंबनेल में दिख गया होगा, टॉप 10 केमिस्ट्री के प्रश्न। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, राउल्ट का नियम। फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने, राउल्ट कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के। फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप, उन्होंने कई प्रयोग किया, उसके फलस्वरूप वाष्पशील घटक के आंशिक मतलब बहुत ही कम, आंशिक का मतलब क्या, बहुत ही कम वाष्प दाब और उसके मूल अंश के बीच एक संबंध दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम के नाम से जानते हैं। क्या होगा, देखिए फिर से पढ़ रहे, उन्होंने क्या नियम दिया, कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्प दाब, वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्प दाब और उसके मूल अंश के बीच एक संबंध दिया, जिसे क्या कहा गया, राउल्ट का नियम कहा गया। ठीक है, काफी इजी है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए पांचवा टॉपिक देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अनुसंख्य गुणधर्म यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है अनुसंख्य गुणधर्म, किसे कहते हैं। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। इसका उत्तर देखिए क्या होगा, किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म, किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की, जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उस विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, एकदम इजी सा इसका परिभाषा है, अच्छे से याद रखेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक हमारा छठा कह रहा है। देखिए छठा भी काफी अच्छा प्रश्न है जी, कह रहा है कि आदर्श विलयन को परिभाषित करें। ठीक है, क्या कह रहा है, आदर्श विलयन क्या होता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं, क्या होगा, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0। तो याद रखेंगे, एकदम इजी सा परिभाषा है कि वैसा विलयन, आदर्श विलयन क्या होगा, वैसा विलयन जो सभी ताप यानी सारे टेम्परेचर एवं प्रेशर पर किसका पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, काफी इजी है, सारे बच्चे को याद हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते सातवें प्रश्न की ओर। ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो बेहतरीन प्रश्नों में से एक है ये 7वां नंबर, इसको भी आप लोग VVI कर लीजिएगा जी। चलिए 7वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे। प्रश्न हमारा देखिए कि विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। काफी अच्छा प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। तो चलिए जानते हैं इसका परिभाषा, वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। और इसको सर्वप्रथम किसने खोजा था, ये देखिए गैल्वेनी और वोल्टा। याद रखेंगे दोनों वैज्ञानिक का नाम, कई बार पूछता है ये कि विद्युत रासायनिक सेल की खोज गैल्वेनी और वोल्टा ने खोजा था, और इन्हीं के नाम पर इन्हें गैल्वेनी या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इस विद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनी या वोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, तो सारे बच्चे जिनको नोट्स बनाना होगा वो बना सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये चल रहा है अभी हमारा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 बेहद ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। 8वां प्रश्न देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है, ये भी कह रहा है देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को एकदम इजी वे में जानेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किसे कहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, एक अर्ध सेल में, एक अर्ध सेल मतलब आधे सेल में, अर्ध सेल जो होता है 298 केल्विन ताप पर 1 मोल लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। काफी इजी है, देखिए आंसर इसका कह रहा है एक अर्ध सेल में
298 केल्विन ताप पर यानी इतने टेम्परेचर पर अगर 1 मोल लीटर सांद्रता के धातु आयन 1 मोल लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, काफी इजी था ये, काफी शॉर्ट क्वेश्चन था एकदम, लेकिन कई बार एग्जाम में ये पूछा है जी, बहुत ही VVI है। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां भी काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी बार बार पूछता है एग्जाम में। प्रश्न हमारा 9वां है, लवन सेतु क्या है? इसके कार्यों को लिखे। ठीक है, चलिए इसको जानते हैं इसका आंसर हम लोग कि लवन सेतु क्या है? लवन सेतु प्रतिलोमिक U आकार की कांच की एक नली होती है। किस आकार की? U आकार की कांच की नली। इस तरह से देखिए, इस तरह से कांच की एक नली होती है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, इसका परिभाषा क्या कह रहा है? जो दोनों अर्धशैलों को जोड़ता है, जो दोनों अर्धशैलों को क्या करता है? जोड़ता है। और इसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट का क्या होता है? संतृप्त विलयन भरा रहता है। फिर से देखिए पढ़ रहे हैं, लवन सेतु एक प्रतिलोमिक U आकार की कांच की एक क्या होती है? नली होती है, जो दोनों अर्धशैलों को जोड़ता है। दो अर्धशैलों को क्या करता है? ये जोड़ने का कार्य करता है। और इसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा रहता है। और इसके कार्य इस प्रकार है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा इसके कार्य भी पूछ रहा है, तो इसके कार्य को भी हम लोग जानेंगे। हमने अभी लवन सेतु का परिभाषा पढ़ा, इसका कार्य क्या होता है देखिए। इसका कार्य पहला है दिया हुआ कि लवन सेतु दोनों अर्धशैलों को जोड़ता है। परिभाषा में ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि दोनों शैलों को क्या करता है? जोड़ने का ये कार्य करता है। दूसरा कह रहा है यह आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। यह जो आंतरिक सेल होता है यह परिपथ को क्या करता है? पूर्ण करता है, मतलब पूरा करता है। और तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि यह दोनों अर्धशैलों के वैद्युत अपघट्य के विद्युत उदासीनता को कायम रखता है। कायम का मतलब हो गया जारी रखता है, बनाए रखता है उसे। ठीक है, खत्म होने नहीं देता है। क्या कह रहा है? यह दोनों अर्धशैलों, जो दो अर्धशैल हम लोग जोड़ रहे थे इसमें, कि वैद्युत अपघट्य के विद्युत उदासीनता को कायम रखता है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आज के लास्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। ये लास्ट टॉपिक हमारा है, देखिए 10वां नंबर कह रहा है देखिए कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को लिखे। कई बार एग्जाम में ये पूछा है जी कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें। तो चलिए इसके आंसर को भी हम लोग जान लेते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि सारे बच्चों को काफी अच्छा लग रहा होगा ये टॉपिक। तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि कैसा लगा उन्हें यह टॉपिक। देखिए 10वां नंबर कह रहा है हमारा, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को लिखे। आंसर क्या होगा? किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत आवेश, किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फैराडे ने संबंध दिया था। किसके बीच संबंध दिया था? किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत आवेश, किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फैराडे ने क्या दिया था? एक संबंध दिया था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से जानते हैं या कहते हैं। क्लियर है? काफी इजी था, जो बच्चे नोट नहीं कर पाए वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। बेहतरीन 10 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। तो जिन बच्चों को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, ड्रीम क्लासेस को, और बने रहिए।